आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट आपके क्लास 12th में नहीं थी और पूरी इंटायरली ये एक नई यूनिट है। इसका आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि और जो आगे आपका टॉपिक आएगा एक रिलेटेड वाला जो कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, तो एटलीस्ट आपने डिवेंचर पढ़ा तो है, उसका इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ा है आपने, लेकिन इसका आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, आपने कंपनी पढ़ा है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये अब तक आपने नहीं पढ़ा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है आपको इस यूनिट को, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखो, हम जब भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स। तो जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम सुनते हैं, हम पार्टनरशिप का नाम सुनते हैं, हम कंपनी का नाम सुनते हैं, तो इन सभी के साथ जुड़ा है प्रॉफिट। कि हम कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को करने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो क्या है? मोटिव प्रॉफिट अर्न करना। बट इस ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तो करके बैठे हैं, लेकिन हमारा मोटिव यहां पर बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाने का नहीं है। तो भाई फिर हमारा मोटिव है क्या? और ऐसे वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो काम भी कर रहे हैं लेकिन उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है? सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप किए गए हैं नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है स्कूल। अब जैसे स्कूल तुमने सुना तो तुम्हारे माइंड में अचानक से आ गया कि कैसे स्कूल कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इसके आगे अगर लगा दूं गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो वहां पर कुछ नॉमिनल फी ही आपसे चार्ज की जा रही है। हॉस्पिटल के आगे भी पब्लिक हॉस्पिटल लिखा है, यानी कि वहां पर भी आपसे जस्ट एक नॉर्मल फी चार्ज की जा रही है। कुछ लिटरेरी सोसाइटीज होती है हमारी, ये सेटअप होती है नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट विद द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर। इनका काम सिर्फ सोशल वेलफेयर करने का है, इसीलिए हमने इनको सेटअप किया है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर देना। ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो ये कर रहे होंगे जिससे इनके पास रेवेन्यूज आता होगा। तो उस रेवेन्यू का यहाँ पर क्या किया जाता है उसके हम आगे डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एनपीओ की कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। बात करते हैं अगर एंटिटी की, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि जिन प्रमोटर्स ने इसको स्टार्ट किया है उन प्रमोटर से हटकर इनकी लीगल एंटिटी। हटकर मतलब कि लॉ की नजरों में ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। लॉ की नजरों में इन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो एक नेचुरल पर्सन को भी दिए जाते हैं। जैसे कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, अपने नाम पर कहीं से मनी बोरो कर सकते हैं, यानी कि लोन वगैरह भी ले सकते हैं। और वही स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि केस, कोई इन पे केस फाइल कर सकता है, ये किसी पे केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके के राइट्स जब हम सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं तो मिल जाते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पर्पस प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, तो पर्पस है क्या? पर्पस है सोशल वेलफेयर। तो पर्पस है इसका सोशल वेलफेयर। ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब कौन है मालिक, यानी अब ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो ये सेटअप कैसे किए जाते हैं? दीज आर सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटीज। ये चैरिटेबल सोसाइटीज के थ्रू सेटअप किए जाते हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स को बिलोंग नहीं करता, इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए बने हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट स्कूल में भी कुछ काम हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है, लिटरेरी सोसाइटीज में भी हो रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पैसा तो आता है। पैसा आता है तो हो सकता है कुछ पैसा बचता भी होगा, प्रॉफिट यानी कि सरप्लस होता होगा। तो वो जो सरप्लस होता है उसका इस्तेमाल उसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर एक नॉमिनल फी चार्ज की जा रही है। अब क्या होता है कि जितनी भी फी कलेक्ट की जाती है वहां पर, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? उसी हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए, कि भाई उसी पैसे को इकट्ठे करके हमने क्या करना है, वहां पर कोई एक एडवांस मशीन लगा देनी है,
या हमने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को क्योंकि अपने यहाँ पर अपॉइंट करना है तो भाई उनको तो सैलरी वगैरह देनी पड़ती है ना, सैलरी फीस, तो उससे उन चीजों को पूरा किया जाएगा। तो जो पैसा आ रहा है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि और ज्यादा सोशल वेलफेयर किया जा सके। ठीक, मैनेजमेंट, अब यहाँ पर मैनेजमेंट चलाता कौन है? कुछ यहाँ पर ट्रस्टीज होते हैं और हमारी एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है यहाँ पर, तो वो मैनेजिंग कमेटी ही इन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने का काम करती है। फंड कहां से आता है? यहाँ पे फंड डोनर्स के थ्रू आता है, यानी कि जो भी दान कर कर चला जाए, जो भी यहाँ पर डोनेशन दे दे और कहीं से भी अगर हमारे पास कोई हेल्प आ जाए तो वहां से फंडिंग हो जाती है। और जो ये काम करते हैं तो उस काम से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यहां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपकी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आप यहां पर बनाना सीखेंगे। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा बैलेंस शीट। अब इन तीनों में से एक को आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, पूरे 2 साल तक आपने इसको पढ़ा है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन ये 2 आपके लिए यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट है। तो अब इन दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये 2 कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जितना मैं आपको मेन लिखवा रही हूँ आपको उतना ही पढ़ना है, बट उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। आपको याद है हम लोग कैश बुक बनाया करते थे, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कैश बुक बनाते हैं। अब वो जो कैश बुक बनती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? सिर्फ ये देखना कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, हमारे पास रिसीट्स कितनी है और हम पेमेंट्स कितना कर रहे हैं। हम सिर्फ यही काम कैश बुक में किया करते थे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कितना कैश का इनफ्लो है, कितना कैश का आउटफ्लो है, वो देख रहे थे। यही चीज रिसीट्स एंड पेमेंट है। आप कह सकते हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैश बुक ही है रिसीट्स एंड पेमेंट। देखो यहां पर भी कैश बुक में मैंने क्या लिख दिया है? रिसीट्स एंड पेमेंट। इसे आप डेबिट साइड में लिखा करते थे और इसे आप क्रेडिट साइड में लिखते थे, बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी। जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो भी आपका बनाया जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को यहां पर नहीं देखेंगे। नो यूज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन दिस अकाउंट। हमें मतलब ही नहीं है उधारी के सामान का, या अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी है तो उस नॉन कैश ट्रांजैक्शन से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है अगर हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन देखनी है? कैश ट्रांजैक्शन। क्या होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। अब नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? ये अकाउंट है आपका कौन सा? एसेट अकाउंट है ये आपका एक एसेट अकाउंट है। और आपको ही पता है कि एसेट्स बढ़ने पर क्या होते हैं और घटने पर क्या होते हैं। एसेट्स बढ़ने पर क्या होते हैं? डेबिट, और घटने पे क्या होते हैं? क्रेडिट। ठीक, का एसेट बढ़ेगा कब? आप मुझे बताओ एसेट कब बढ़ेगा? जब पैसा आएगा या जब पैसा जाएगा? जब पैसा आएगा। तो इसका मतलब जितनी भी आपके पास रिसीट्स होंगी उसे आप करेंगे डेबिट, और जितनी भी आपकी पेमेंट्स होंगी उसे आप क्या करेंगे? क्रेडिट। बात समझ आ चुकी है? ठीक है। अब बेसिस हमने पढ़ लिया कि कौन सा बेसिस है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो इसके साथ एक और बात आती है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि चाहे वो पैसा हमें आज के लिए मिला हो, चाहे वो पुराना कोई पैसा मिला हो, चाहे कोई पैसा आगे के लिए मिला हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये बनाया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। यानी कि वो पैसा चाहे कभी भी मिला हो, किसी भी पर्पस के लिए मिला हो, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। जब भी सिचुएशन पेड और रिसीव्ड की होगी तो हमें एंट्री करनी है।
ठीक है, चाहे वो पैसा किसी भी पर्पस के लिए हो, किसी भी टाइम पीरियड के लिए मिला हो। अब इसका मतलब कि पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ यहाँ पे, कुछ भी हो, चाहे वो पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन करंट ईयर का हो, यानी कि कोई पैसा इस साल के लिए मिला है, चाहे कोई पैसा प्रीवियस ईयर के लिए मिला है, चाहे कोई पैसा आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पैसा आया है तो लिखना है, पैसा गया है तो लिखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो यहाँ पे, चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो। अब भाई ये क्या होता है कैपिटल और रेवेन्यू, हमें क्या पता, क्यों नहीं पता, 11th भी कर ली 12th भी कर ली, पता होना चाहिए कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जो मोर देन 1 ईयर के लिए है, अब हम इतना याद रख सकते हैं। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जो करंट ईयर के लिए होती हैं, जैसे कि कोई एसेट खरीदना या कोई एसेट बेचना, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, ये आपके रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है। तो भाई किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन हो आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे, चाहे कैपिटल है चाहे रेवेन्यू है। ठीक, एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट्स कौन सी एडजस्टमेंट की आप यहां बात कर रहे हैं, अब कौन सी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो कुछ भी हो, किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट हो वो यहाँ पे नहीं आते, हमें यहाँ पे सिर्फ पैसे के लेन देन से मतलब है। पर्पस क्या है, पर्पस यही है ये जानना कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश पेड और कितना कैश रिसीव हुआ, हम बस यही जानना चाहते हैं इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाकर। तो बेसिकली वही पूरा कैश बुक वाला ही पर्पस ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा फुलफिल करता है, और बिल्कुल बनाने का जो हमारा तरीका है वो भी इसके अंदर वैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। अब अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूं, देखो आपको याद होगा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मतलब बनाया करते थे अब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब तक हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यार वो कंपनीज तो नहीं बना सकती, वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना सकती प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उनके तो पर्पस में ही, उनके नाम में ही है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो वो कैसे बना ले प्रॉफिट एंड लॉस, तो उन्होंने नाम बदल दिया, उन्होंने नाम क्या लिख दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि या तो हम खर्चा कर रहे हैं या हम जो काम करते हैं उससे हमें इनकम आती है। तो उन्होंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस ना लिखकर क्या लिखा है यहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन करने का तरीका वही है, काम भी वही है और तरीका भी वही है। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो पर्पस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था, सेम वही पर्पस हमारा यहाँ पर भी है। बट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंस मिलता था कि भाई अगर आपके जो इनकम साइड है अगर वो बड़ी आती थी आपके एक्सपेंडिचर साइड से तो आपको नेट प्रॉफिट होता था, तो उसे आपने बैलेंस को बोल दिया था नेट प्रॉफिट। और अगर आपका बैलेंस नेगेटिव आता था यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा थे तो उसे आप बोलते थे नेट लॉस। यहाँ पर इसका भी टर्म चेंज हो गई है, अगर यहाँ पर हमारे इनकम बड़ी है और एक्सपेंडिचर्स कम है तो उसी नेट प्रॉफिट को यहां पर बोला जाता है सरप्लस। और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम आपकी कम है तो उसे यहां पे क्या बोला जाता है, डेफिसिट। तो मैं सरप्लस और डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो सरप्लस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कई बार आपको सरप्लस के लिए लाइन लिखी हुई भी मिल सकती है तो इसलिए लिख लेना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट के लिए आप लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका कौन सा अकाउंट हुआ करता था, नॉमिनल अकाउंट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट है उसे हम रियल अकाउंट भी कह सकते थे, आप वहां पे रियल अकाउंट वाला रूल भी लगा सकते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है एक ही चीज है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसका नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अब भाई नॉमिनल अकाउंट है तो रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि अगर तुम कोई खर्चा कर रहे हो, तुम्हें कुछ नुकसान हो रहा है तो उसे तुम डेबिट में लिखोगे यहाँ पर, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे, और अगर तुमको कोई फायदा हो रहा है कोई गेन हो रहा है तो उसको तुम क्रेडिट साइड में लिखोगे इनकम के नाम से। ठीक है,
उसके बाद बेसिस, ये कौन से बेसिस पे बनाया जाता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता था। एक्रूअल बेसिस का मतलब ड्यू बेसिस, कि जब कोई इनकम या एक्सपेंस ड्यू होता है हम तब रिकॉर्ड करते हैं। कब मिला या कब पे किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कब वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुई हमें उससे मतलब होता है। जैसे कि मैंने आज सामान बेच दिया, पैसा मुझे महीने भर बाद मिलना है, तो मैं रिकॉर्डिंग कब करूंगी? आज के दिन, जिस दिन मैंने सामान बेच दिया। जिस दिन मेरे पास से सामान चला गया मैंने तो उस दिन ड्यू कर दिया कि मेरी इनकम ड्यू हो चुकी है। ठीक है, मैंने किसी की सर्विस ले ली है, पैसा मैंने 1 महीने बाद दिया, तो मैं उसको खर्चा कब मानूंगी? आज के दिन। आज के दिन ड्यू हो गया उसका वो खर्चा। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस से बनाया जाता है। टाइम पीरियड क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए बनाया जाता है, सिर्फ करंट ईयर के लिए। यहां हम अपने इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 1 साल के लिए, करंट ईयर के लिए। पिछले साल का होगा हटा देंगे, अगले साल का होगा हटा देंगे। ठीक है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अब क्योंकि सिर्फ करंट ईयर के लिए बनाया जा रहा है तो यहाँ कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं? सिर्फ रेवेन्यू नेचर, जो इस साल की है, जो इस साल का खर्चा, इस साल की इनकम है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट आएंगी यहाँ पे, चाहे आउटस्टैंडिंग है, चाहे प्रीपेड है, चाहे एक्रूड है, चाहे एडवांस है, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन है वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। पर्पस क्या है? देखो, पर्पस ये जानने का है कि भाई कितना कितना सरप्लस और कितना डेफिसिट हमें यहाँ पर मिल रहा है, कितना सरप्लस और कितना डेफिसिट यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि ये जो सरप्लस होता है इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो डेफिसिट होता है फिर इसकी भरपाई होती है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल के अंदर कितना सरप्लस या कितना डेफिसिट हमारा निकल कर आया है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसके ऊपर बेस्ड आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? देखो, आपको पता है कि जितने भी हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो फंड्स के बेसिस पर चलते हैं। वो काम तो करते ही हैं, तो मेन जो पैसा आता है वो फंड के थ्रू ही आता है, यानी कि डोनेशंस हो गई या और भी किसी ने हमें हेल्प कर दी तो वहां से वो पैसा आता है। तो किस तरीके से ये उस फंड को मैनेज करते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर हम फंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम एक फंड बोलते हैं कि वो है हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड फंड, और एक फंड होता है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। मतलब, इसका मतलब ये है, मैंने किसी जगह पर 1 लाख रुपए डोनेट किए, मैंने सपोज करो किसी हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए डोनेट किए, बट जब मैं उस 1 लाख रुपए का चेक वहां पर पकड़ा रही थी वहां की कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी को, तो मैंने उनके आगे एक वर्ड इस्तेमाल किया कि इस 1 लाख रुपए से आपको ये पर्टिकुलर मशीन अपने यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। मैंने क्या कहा? उस 1 लाख रुपए को देकर कि ये वाली मशीन आएगी इस 1 लाख रुपए से, यानी कि मैंने उस पैसे के इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने ये कह दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए किया जाएगा। बात समझ आ रही है? कई बार लोग क्या होता है, मंदिरों में दान भी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्याऊ लगवाना है, पंखा लगवाना है, या फिर कोई पर्टिकुलर उन्होंने रूम बनवा दिया, तो वहां पे लिखा भी होता है, जिस बंदे ने वो डोनेशन की होती है वो किसी से ना किसी की याद में हम लोग वो चीज करवा देते हैं, तो वो नाम लिखे हुए भी होते हैं वहां पर। दैट मीन्स उन्होंने जब पैसा दिया तो उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो भी बता दिया, यानी कि उस पैसे के इस्तेमाल को क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक फंड है। कैसा फंड है? ये एक स्पेसिफिक फंड है। स्पेसिफिक फंड बोले तो कि जिसका इस्तेमाल, जिसका पर्पस फिक्स हो जाता है, जिसका पर्पस फिक्स हो जाता है, आप किसी और पर्पस के लिए फिर उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की, तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब है मैं बोलूंगी गुप्त दान। ठीक है, इसे मतलब कह सकते हो आप गुप्त दान भी, और गुप्त दान ना भी हो तो भी अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। कि जब मैंने यहां पर 1 लाख रुपए का चेक दिया तो मैंने कुछ कहा नहीं कि भाई इसका इस्तेमाल तुमने क्या करना है, आपकी इच्छा है कि आप अपने हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए आप इसको कहां इस्तेमाल करते हैं, आपको जिस चीज की जरूरत है वो ले लेना। यहां मैंने आपको पर्पस फिक्स नहीं किया, यानी कि यहां पर जो इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहां जो पर्पस हो गया उस पैसे का वो फिक्स नहीं है, आप किसी भी पर्पस के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो।
आगे बात समझ में कि रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है। या ऐसे समझ लो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, उन्होंने बता दिया कि इस 1000 रुपए से घर का ये सामान आना है। दूसरे 1000 रुपए दिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, ये वाली बात हो गई। तो जहां पर उन्होंने कह दिया डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, तो वो हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड। बट जहां पर उन्होंने लिस्ट थमा दी उस 1000 रुपए के साथ कि इससे यही सामान आएगा, वो हो गया रिस्ट्रिक्टेड। ठीक, बट फंड चाहे कोई सा भी हो, चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो, दोनों ही फंड एक तरीके से लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसा आप अपने खुद के घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। किसी ने आपको दान दक्षिणा दिया यहाँ पर, तो उस दान दक्षिणा का पर्पस है उसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर। आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कोई आपका प्रॉफिट नहीं है, पर्सनल गेन नहीं है। तो ये आपके लिए क्या है, चाहे फंड कोई सा भी है, रिस्ट्रिक्टेड है चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। और जस्ट बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी, तो आप इसको कहां शो करोगे, बैलेंस शीट में आपका ये शो किया जाएगा। कोई सा भी फंड हो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अब देखो जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है, सपोज करो, पहले तो इसके एग्जांपल सुनो कि एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल हो गया जैसे कि भाई प्राइज फंड हो गया, नाम के आगे क्या लिख गया, प्राइज। प्राइज मतलब कि सिर्फ इससे प्राइज ही बांटे जाएंगे। एक होता है स्पोर्ट्स फंड। अब क्या होता है कि कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वो लोग ना स्पोर्ट्स के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्होंने एक फंड बना दिया स्पोर्ट्स फंड। तो उस इवेंट में जब वो काम करेंगे तो कुछ टिकट्स वगैरह बेचेंगे। भाई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो टिकट्स बेची, पैसा आया, तो जो पैसा आएगा वो इसी फंड में ऐड होगा। पर जब हम इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो कुछ खर्चा भी तो हो रहा होगा, तो जब खर्चा करेंगे तो वो खर्चा इसी में से माइनस हो जाएगा, इसी फंड में पैसा आएगा, इसी फंड में से पैसा जाएगा। आप कह दो ये गुल्लक है, वो मूवी देखी थी ना मुझसे शादी करोगी, उसमें सलमान खान क्या करता है, वो बनाता है गुल्लक बनाता है, वो हर गुल्लक के ऊपर ना लिख देता है, सॉरी बहन की पढ़ाई के लिए, माँ की आंखों के लिए, वो लिख देता है। तो जब भी उसके पास पैसा आएगा वो क्या करता है, वो उसी में ही पैसे डाल देता है, और जब उसे उसी पर्पस के लिए पैसा चाहिए तो उसी में से ही निकाल लेता है। तो ये गुल्लक है जो हमने किसी पर्पस के लिए फिक्स कर दी है। ठीक, बट जब हम बात करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की, तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है आपका एक जनरल फंड। गुल्लक बना दिया लेकिन गुल्लक के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो अब अगर कोई इनकम आती है या कोई एक्सपेंस अगर होता है इससे रिलेटेड, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा। बट रिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड इनकम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उसी फंड में ऐड हो जाएगी और खर्चा उसी फंड में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।